क्या आपने नोटिस किया, कभी बच्चे की बॉडी बहुत ज्यादा टाइट हो जाती या कभी बहुत ट्विस्ट कर देता है बच्चा बॉडी को, तो फिर ये नॉर्मल है या कुछ और? हाय एवरीवन, आई एम अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट और आज मैं बात करने वाली हूँ डिस्टोनिया। कई बार बच्चा बॉडी को बहुत ज्यादा टाइट कर लेता है तो पेरेंट्स उसे समझते हैं कि बच्चा खुद कर रहा है या फिर उसकी बॉडी ही वो टाइप की, पर नहीं, ये डिस्टोनिया हो सकता है। तो आज मैं ये वीडियो में डिस्टोनिया को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो डिस्टोनिया मतलब कि मसल में प्रॉपर कंट्रोल ना होना। इसीलिए कभी बच्चे की बॉडी बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा स्टिफ लगती है। तो इसमें डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। तो जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करोगे उतना बेटर मैनेज कर पाओगे। अब बच्चे की मूवमेंट नॉर्मल है या नहीं, ये समझते हैं। तो अब नॉर्मल बच्चा है तो उसके अगर हाथ या पैर को मैं कोई भी मूवमेंट करवाऊंगी तो वो बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथ तरीके से मूव करने देगा। पर डिस्टोनिया में मैं बच्चे की बॉडी को चाहे कितना भी जोर लगा के ऊपर या कुछ भी करने की कोशिश करूं, वो बहुत ही टाइट और ट्विस्ट कर देगा। मतलब अगर मुझे इसकी बॉडी को ऐसे उसके हाथ को ऊपर ले जाना है तो वो बहुत ही टाइट कर देगा, उसका हाथ मैं ऊपर ही नहीं ले जा सकती। और अगर पैर को करना है तो वो पैर को भी इतना ही टाइट कर देगा कि मैं इसके पैर को यहाँ से हिला ही नहीं सकती। तो नॉर्मल बच्चे में मूवमेंट वो कंट्रोल कर सकते हैं, पर डिस्टोनिया में बच्चे मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक ही मूवमेंट बार बार रिपीट हो रही है तो ध्यान देना बहुत जरूरी। पर हर अनयूजुअल मूवमेंट डिस्टोनिया हो ये जरूरी नहीं, तो पैनिक मत करो। बस एक रूल याद रखो कि स्मूथ या सडन, इसी से डिफरेंस समझ में आता है। अब डिस्टोनिया किन कंडीशंस में दिख सकता है? तो डिस्टोनिया अलग अलग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में दिखता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन इंजरी, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक कंडीशन, या फिर रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कभी कभी माइल्ड होता है, पर कभी कभी कोई मूवमेंट या फिर डेली एक्टिविटीज को ज्यादा अफेक्ट करता है। पेरेंट्स को क्या ऑब्जर्व करना है? तो अगर बच्चे में बार बार अनयूजुअल पोस्चर आए, या फिर बॉडी ट्विस्ट होती हो, या नेक और ट्रंक ऑकवर्ड पोजीशन में रहे, या फिर हैंड टाइटली फिस्टेड रहे, और नॉर्मल मूवमेंट एक्साइटमेंट में इंक्रीज हो जाए, या फिर मूवमेंट आपको स्मूथ ना लगे, तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्टोनिया हर टाइम सेम रहता है? तो नहीं, यही एक डिस्टोनिया की अलग बात है कि डिस्टोनिया कभी कभी आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा और कभी आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा। मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो या एक्साइटमेंट हो, बच्चा बहुत ज्यादा फटीग हो गया है, बहुत थक गया है, या फिर कोई भी मूवमेंट अटेम्प्ट करने जा रहा है, कोई हाथ की पैर की कोई भी मूवमेंट करने जाएगा, तब उसके सिम्टम्स इंक्रीज हो सकते हैं। स्टोनिया और स्पास्टिसिटी सेम है क्या? नहीं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर डिस्टोनिया और स्पास्टिसिटी सेम नहीं। स्पास्टिसिटी में मोस्टली मसल स्टीफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, पर डिस्टोनिया में पोस्चर और मूवमेंट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और कभी कभी काफी बच्चों में डिस्टोनिया और स्पास्टिसिटी दोनों एक साथ भी देखने को मिलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि थेरापी में हम क्या फोकस करते हैं? तो फिजियोथेरेपी में हम बेटर पोस्चर, ट्रंक स्टेबिलिटी, पोजिशनिंग, कंट्रोल मूवमेंट, फिर फंक्शनल ट्रेनिंग, डेली एक्टिविटीज ट्रेनिंग, फिर सेंसरी रेगुलेशन, ये सब में फोकस करते हैं। तो गोल सिर्फ मूवमेंट लाना नहीं, बेटर कंट्रोल और बेटर पोस्चर एंड बेटर पार्टिसिपेशन लाना। अब अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जितनी जल्दी बेटर गाइडेंस और थेरापी स्टार्ट होती है, उतना ही बेटर आउटकम मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच से बेटर है कि अर्ली ऑब्जर्व एंड असेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेव एंड शेयर जरूर करें।
क्योंकि शायद किसी पेरेंट को ये अर्जेंटली चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।